नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के एक नेता ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में बधाई दी है, जिसका पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है। अभी इस पर सपा की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दरअसल भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी द्वारा लगवाए गए इस पोस्टर में अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि दलितों से लाभ लेने वाले, ब्राह्मणों के नाम पर वोट लेने वाले, पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक समझने वाले, गुंडों और बदमाशों की फौज के लीडर, माफियाओं का हर सुख दुख में साथ देने वाले, उत्तर प्रदेश को आपराधिक प्रदेश में तब्दील करने वाले नेता श्री अखिलेश यादव जी को जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनके जन्मदिन पर एक सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए भाजपा युवा मोर्चा ने व्यंग्यात्मक लहजे में बधाई दी है, जिसका पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है। कई राज्यों में अब प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अंतिम मुहर लगने के बाद उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी पिछले कुछ दिनों से पार्टी का केंद्रीय और राज्य नेतृत्व उत्तर प्रदेश को लेकर गहन मंथन कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा की रणनीति प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी या दलित वर्ग से किसी चेहरे को आगे लाने की पेशकश जताई जा रही है। बीते लोकसभा चुनाव में इन वर्गों के बीच पार्टी को अपेक्षा के अनुरूप समर्थन नहीं मिला है, जिस कारण दोनों सामाजिक समूहों के नेताओं पर विचार किया जा रहा है। हालांकि सामान्य वर्ग, खासतौर पर ब्राह्मण चेहरे को लेकर भी पार्टी में मंथन किया जा रहा है। जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को चेहरे को लेकर जो संशय बना हुआ है, अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वो खत्म हो सकता है, क्योंकि कुछ प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नामों पर अंतिम मुहर लगा दी है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, उत्तराखंड हो, तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे हैं उनके नाम पर अंतिम मुहर लगा दी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। तमाम जो दावे थे, तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, उनको अगर हम नज़र डालें तो 2027 पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नज़र है, ऐसे में जो जातीय समीकरण है, राजनीतिक और सामाजिक समीकरण है, सबका ध्यान भारतीय जनता पार्टी रखेगी, ऐसा माना जा रहा है। और यही वजह है कि चाहे ओबीसी चेहरे हो, चाहे SC/ST चेहरे हो, या समान वर्ग से कौन सा चेहरा है, सारे चेहरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अध्ययन कर रही है, रिसर्च कर रही है। और ये माना जा रहा है कि उनमें से कुछ जो प्रमुख चेहरे हैं उन्हीं में से एक अंतिम नाम सामने आएगा। ओबीसी समाज की अगर बात करें तो ओबीसी समाज से विद्यासागर अगर ओबीसी चेहरे की बात करें तो उसमें से ये कहा जा रहा है कि धर्मपाल सिंह है, उनका नाम आगे चल रहा है। अमरपाल मौर्य हैं, उनके नाम को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। इसी तरह से तमाम जो दूसरे ओबीसी वर्ग के चेहरे हैं, स्वतंत्र देव सिंह जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, उनका नाम भी चर्चा में है। हालांकि जो अभी तक जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी नियुक्ति पूरी तरह से नहीं हो सकी है। 90 में से 78 की नियुक्ति हुई है, बाकी सीटें अभी खाली हैं। लेकिन क्योंकि जो संविधान है भारतीय जनता पार्टी का, उसको अगर हम नज़र डालें तो 70% से अधिक नियुक्तियां जिलाध्यक्ष की हो चुकी हैं। तो ऐसे में अध्यक्ष पद को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत सामने आने वाली नहीं है। ये माना जा रहा है कि अब चूंकि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष पद को लेकर औपचारिक ऐलान करना बाकी है, लेकिन नामों पर अंतिम मुहर लग चुकी है, तो उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक नया चेहरा अध्यक्ष पद पर देखने को मिल सकता है। आनंद सिंह, APN न्यूज़, लखनऊ। अमेठी में विवादों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली मुसाफिरखाना पुलिस का एक बार फिर नया कारनामा सामने आया है। दरअसल 4 पुलिसकर्मियों पर नाबालिग बच्चों से बर्बरता का आरोप लगाया गया है। इसी सिलसिले में नाबालिग बच्चों के परिजनों ने अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा के पास पहुंचकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पीड़ित परिजनों ने कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी चंदन कनौजिया, संतोष कनौजिया, अविनाश और अजेंद्र चौहान पर बच्चों के साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से पट्टे से मारपीट का आरोप लगाया है।
बता दें कि पुलिस ने आयल चोरी के शक पर नाबालिग बच्चों को थाने में लाया था और अभी हाल ही में इसी कोतवाली के एक सब इंस्पेक्टर का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। कुशीनगर में अब इंटरनेशनल उड़ान भरने का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू की जाएंगी और इसका रास्ता अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के संयुक्त प्रयासों से कार्यों में जबरदस्त तेजी आई है और रनवे 1 का काम भी पहले ही पूरा किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर रनवे से जुड़ी बाधाएं भी लगभग दूर होने के करीब हैं। दूसरी रनवे की जद में आने वाले पेड़, बिजली के खंभे और टावर आदि को हटाया जा चुका है। अब बची हुई कुछ तकनीकी बाधाओं को भी जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। एविएशन डिपार्टमेंट द्वारा वीएफआर से आईएफआर लाइसेंस हेतु जरूरी जांच प्रक्रियाएं भी पूरी की जा चुकी हैं। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम यानी आईएलएस का काम भी अंतिम दौर में है, जिससे विमानों को सुरक्षित लैंडिंग और टेक ऑफ में सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट जो है वो पहले हमारे पास में वीएफआर का जो है लाइसेंस था, जो विजुअल फ्लाइट रूल्स का लाइसेंस होता है, जिसमें डे टाइम में आप जो है लैंडिंग करा सकते हैं। लेकिन जितने भी कमर्शियल आपकी फ़्लाइट्स हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें अगर आईएफआर की लाइसेंसिंग होती है, जो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स फॉलो करता है, जो किसी भी वेदर में या किसी भी जो रात के समय में आपकी फ़्लाइट्स लैंड हो सकती हैं, इसके लिए एक आईएफआर लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आईएलएस सिस्टम लगाना होता है। तो आईएलएस सिस्टम लगाने के लिए जो बाधाएं बीच में आ रही थी, जिसमें कुछ पेड़ थे, जिसमें कुछ टावर थे, कुछ इसमें विद्युत के खंभे थे और कुछ मकान वगैरह थे, तो उसमें जो मोस्टली जो इश्यूज़ थे वो हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिए हैं। कि जितने भी शेष बाधाएं हैं वो भी जल्द ही, जितने भी अवरोध हैं और जल्द ही उसको भी रिमूव करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ज्वाइंट अभियान चल रहा है। तो उम्मीद है कि जल्द ही बाधाएं खत्म हो जाएंगी, सारे अवरोध दूर हो जाएंगे और उसके बाद हमें लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस मिलने के बाद एयरलाइंस आएंगी यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानों का रास्ता साफ हो चला है, जिसके कारण है बीते दिन हुए एयरफील्ड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कमेटी और एरोड्रम कमेटी की बैठक। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद यहाँ पर एंटी हाईजैकिंग और अन्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल हुआ। इसके अलावा पक्षियों और जानवरों से बचाव के भी तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। सिर्फ इतने नहीं, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो लाइसेंस है वो वीएफआर में था, अब इसको आईएफआर में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे कि आईएलएस सिस्टम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो विमानों के उतरने का समय है उस पर कोई बाध्यता नहीं रह जाएगी। बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ और बाध्यताएं हैं, जिसके चलते जो लाइसेंसिंग है उसमें कुछ काम बचा है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में जिस प्रकार से कुशीनगर जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी काम कर रहा है, कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि अतिशीघ्र यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हो जाएंगी। राजकुमार गिरी, एपीएन न्यूज़, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश में अब सड़कें गड्ढा मुक्त होने जा रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनने के चंद दिनों बाद शासन से फरमान आया है कि प्रदेश की सभी सड़कें तय समय सीमा के अंदर गड्ढा मुक्त की जाएंगी। इसके लिए बाकायदा पत्र के साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ये प्रक्रिया सतत हर वर्ष लगातार चल रही है, लेकिन धरातल पर गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रही है। सिर्फ कागजों में गड्ढा मुक्त दिखाकर जनता के पैसे में सिस्टमैटिक ढंग से भ्रष्टाचार को अंजाम भी दिया जा रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जिले में पीडब्ल्यूडी की सड़क, जो सोनू घाट से बरहस जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है, जो इन दिनों अपनी बदहाली के कारण पहले छोटे छोटे हादसों का शिकार होती थी और अब वो कई मौतों का कारण बन चुकी है। ये स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो चली है कि अब आम राहगीर भी इस सड़क से गुजरने में डरे और सहमे हुए दिखाई देते हैं। इस सड़क पर पहले छोटे बड़े हादसे होते थे, लेकिन अब गड्ढों के कारण मौतें भी होने लगी हैं। हाल ही में 24 जून 2025 को एक सड़क दुर्घटना में रोडवेज एआरएम के बेटे की मौत हो चुकी है और उसका साथी घायल हुआ था, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आजमगढ़ जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र के रामपुर के रहने वाले कपिल देव प्रसाद, जो देवरिया रोडवेज में आरएम हैं, उनके बेटे इंद्रेश कुमार पाटिल ओप्पो कंपनी में टीएसएम के पद पर कार्यरत थे और इंद्रेश अपने मित्र की बाइक पर बैठकर
बरहस जा रहे थे। लौटते समय सोनू घाट बरहस सड़क पर बरौनी चौराहे के समीप एक ट्रक आया जो गड्ढे से गुजर रहा था। इस ट्रक के पहिए से छिटक कर एक पत्थर उनकी बाइक के नीचे आ गया, जिससे बाइक बेकाबू होकर पलट गई और ये दुर्घटना सामने आ गई। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों और राहगीरों में गड्ढा युक्त सड़कों को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालात ये हैं कि राहगीर अब इस सड़क से यात्रा करने में डरने लगे हैं। जब पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों से इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। को लेकर यही कहना चाहते हैं सरकार की ये रोड इतना दिक्कत में आ रहा है कि परेशानियां इतना झेलना पड़ रहा है कि तमाम तरह की परेशानियां। 2 बार तो हम एक्सीडेंट से बच गए और 2 बार मैं सामने अपने आंख से सामने देखा कि सामने एक्सीडेंट हो जा रहा है। अब बताइए कि किस तरह हम लोग सफर करें। शहर में जाने के लिए हम लोग को तमाम तरह की दिक्कतें सहना पड़ रहा है। तक हम लोग शहर में 2 घंटा का सफर, आधे घंटा का सफर में 2 घंटा झेलना पड़ता है। के बाद से रोड बन नहीं रहा है, गड्ढा है और 1 साल से गड्ढा है। कोई ना जिम्मेदारी ले रहा है, ना कोई कुछ भी कर रहा है, ना विधायक ना सिधायक, कोई नहीं सुन रहा है। रोड को अनगिनत एक्सीडेंट हो रहा है। ये रास्ता विगत 1.5 सालों से ऐसे ही जर्जर पड़ा हुआ है। तमाम एप्लीकेशन डाले गए हैं, सारी चीजें हुई, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं है। इस समय हम मौजूद हैं देवरिया जनपद के सोनू घाट और बरहज मार्ग पर, जो ये देवरिया मुख्यालय को ये सड़क जोड़ती है, जहां ये सड़क का बदहाली आप देख सकते हैं कि रोड पर हर 2 इंच पे जर्जर पड़ा हुआ है और गड्ढा आपको दिखाई देता होगा। ये सड़क अब जानलेवा बन चुका है। आपको बता दें कि इस सड़क पर कुछ ही दिन पहले यहाँ पे एक बाइक सवार की मौत हो जाती है। मौत की वजह ये रहती है कि सड़क पर गड्ढे हैं और गड्ढों से कंकड़ रोड पे चला जाता है, जिससे बाइक अनियंत्रित हो जाती है और बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो जाती है। जैसे यूपी सरकार ने लाख दावे किया हो गड्ढा मुक्त को लेकर और करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा दिया हो, उसके बावजूद भी ये सड़क अपने बदहाली पे आंसू बहा रहा है। अब सड़क की सूरत है जो अभी तक अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस रोड से लगातार नेता, विधायक, अधिकारी का आगमन होता है, बल्कि अगर बात करें तो इस रोड पर किसी भी अधिकारी और नेता मंत्री का इस पे नजर नहीं पड़ता है। अमित राजपाल, एपीएन न्यूज, देवरिया। आगरा में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ अब पुलिस एक्शन मोड में दिखाई जा रही है। आपको बता दें इसके खिलाफ एक बड़ा अभियान भी चलाया गया। यह अभियान पुलिस कमिश्नर के निर्देशन में चलाया गया। इस अभियान के तहत अब तक 16,000 से अधिक लोगों की चेकिंग की जा चुकी है। पुलिस ने 9,000 से ज्यादा वाहनों की जांच की है, जिसमें 110 वाहन सीज किए जा चुके हैं। साथ ही 1900 से ज्यादा चालान काटे गए हैं। अभियान में 376 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 170 के तहत कार्यवाही की गई है, जबकि 1900 से अधिक लोगों पर पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है। डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। यदि कोई व्यक्ति फिर से सड़क पर शराब पीते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 155 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थलों को मैखाना नहीं बनने दिया जाएगा। अभी तक कुल 16,166 लोगों को शराब के लिए चेक किया गया था और जो टोटल वाहन जो चेक हुए हैं वो 9,118 वाहन चेक हुए। इसमें 376 लोगों पे 170 बीएनएसएस की कार्रवाई की गई है और 1929 लोगों पे 34 पुलिस एक्ट की कार्रवाई इसमें की गई है। इसके अतिरिक्त हमने लगभग 110 वाहन सीज किए हैं, 1817 वाहनों का चालान किया। ये कार्रवाई लगातार चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। जो खुला स्थान है वहाँ पे शराब पीना अलाउड नहीं है। उसको लेकर के अगर आप कुछ गड़बड़ करते हैं, इसमें जो नई बीएनएस की धारा है 355, इसके अंदर मुकदमा भी हो सकता है और कार्रवाई भी हो सकती है। तो अगर आगे भी लोग नहीं सुधरेंगे तो फिर हम इस मुकदमे वाले भारत में जहां गोवंशों की पूजा की जाती है, वहीं पर अब 2 मृत गोवंशों को ट्रैक्टर से बांधकर खींचने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि अमरोहा के गांव गुरैठा में नंदी बिहार गौशाला में 2 मृत गोवंशों को ट्रैक्टर से बांधकर खींचने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले की जानकारी होते ही राष्ट्रीय गौ सेवक संघ से जुड़े अनेक लोगों में आक्रोश फैल गया है। सोशल मीडिया पर गौशाला के 3 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें एक वीडियो 1 मिनट 12 सेकंड की है। वीडियो में गौशाला के पास गड्ढे पर
पड़े गोवंश का शव दिखाई दे रहा है और दूसरा वीडियो 1 मिनट 17 सेकंड का है, जिसमें दिख रहा है कि गौशाला में खुली के पास एक गोवंश का शव पड़ा हुआ है, जिसके शरीर को पक्षी नोच नोच कर खा रहे हैं। तीसरा वीडियो 1 मिनट 13 सेकंड का है, जिसमें एक युवक की आवाज़ सुनाई दे रही है। वायरल वीडियो में युवक की आवाज़ जो सुनाई जा रही है, जिसमें युवक कह रहा है कि एक वीडियो बना लूं। नदी बिहार गौशाला पंचायत गुरैठा में ट्रैक्टर से मृत गायों को खींचकर इसमें ले जाया जा रहा है। युवक का नाम भी, 2 युवकों में से एक युवक का नाम भी लिया जा रहा है। ये गौशाला की शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय जमकर वायरल हो रहा है। अमरोहा में एक 40 बीघा जमीन पर कब्जे की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि अमरोहा के गांव सुल्तानपुर मजरा बाजिदपुर में बताया जा रहा है, जहां पर रामवीर नामक युवक ने आरोप लगाते हुए बताया है कि कुछ दिन पूर्व उसे दारू पिलाकर धनपाल ने धोखे से उसकी जमीन को अपने नाम करा लिया और वह अब कब्जा करना चाहता है। किसान का आरोप है कि उसकी जमीन पर दबंग लोग आते हैं और उसके साथ मारपीट भी करते हैं। उसकी जमीन पर खड़े बोगो गिरा जाते हैं, उन्हें रोकने पर वह हमारे साथ मारपीट भी करते हैं, ऐसा उसका कहना है, जिससे उसके हाथ में काफ़ी चोटें भी आई हैं। पीड़ित किसान ने न्याय की गुहार लगाते हुए धनौरा विधानसभा विधायक राजीव करार को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित का आरोप है कि उसने कुछ दिन पूर्व अमरोहा डीएम को भी शिकायत पत्र दिया था, मगर अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। बदायूं में एक एएसआई पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र में पिछले दिनों 10 जून एक किशोरी के अपहरण की वारदात हो गई थी। नाबालिग किशोरी को मुस्लिम युवक ले गया था। थाने पर 20 जून को धरना प्रदर्शन के बाद किशोरी को थाना पुलिस ने तमिलनाडु से बरामद किया था। अब किशोरी ने बरामद करने वाले दरोगा के ऊपर ही यौन शोषण का आरोप लगा दिया है। पुलिस किशोरी के बयानों के लिए जब कोर्ट में ले जा रही थी, उसने वहां भी दरोगा के खिलाफ कलमबंद बयान दर्ज करवाए थे। किशोरी को बाल कल्याण समिति ने उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया था, तब पूरा मामला उजागर हुआ। हरिओम दरोगा का बदायूं से ट्रांसफर कर दिया गया है और बदायूं जनपद से शाहजहांपुर उनका ट्रांसफर किया गया है, जो कि रवाना होकर शाहजहांपुर पहुंच गए हैं। पुलिस गहनता से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला था, एक बच्ची इस थाना क्षेत्र के गांव से गायब हुई थी, जिसका 15-16 साल जिसकी उम्र है, और उस बात को लगभग 12-13 दिन हो गए और सूचना ये मिली कि वो लड़की साउथ चेन्नई साइड में है। तो पुलिस प्रशासन उस चीज़ को केवल टाल मटोल कर रहा था। पप्पू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद छोड़ दिया गया था। प्रशासन ने पैसे की मांग करी थी, जिसकी हम एप्लीकेशन कल देंगे। उसके बाद सीओ साहब ने आकर जिस पप्पू को छोड़ा गया था उसको पकड़वाया वापस। अभी हम सब लोग इस चीज़ से संतुष्ट हैं क्योंकि हमें वो मिल गया। आगे की हमारी जो मांगे हैं वो ये हैं कि बच्ची को सकुशल बरामद किया जाए, लाया जाए, और जिन पुलिस वालों ने रिश्वत की मांग की थी उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, उन्हें सस्पेंड किया। बात करेंगे जौनपुर की, जहां पर एक चलती प्राइवेट बस में भीषण आग लग गई है। यात्रियों से भरी ये बस दिल्ली से वाराणसी की ओर जा रही थी। अचानक चलते समय बस में आग लग गई और घटना सिकरार थाना क्षेत्र के प्रतापगंज बाजार के पास जौनपुर प्रयागराज मार्ग पर हुई है। बस में उस वक्त कुल 14 यात्री सवार थे। आग लगने के बाद ड्राइवर ने तुरंत बस को किनारे रोका और सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया है। ड्राइवर की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया है। हालांकि यात्रियों का सामान जलकर राख हो चुका है। स्थानीय ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हाईकोर्ट से क्रिकेटर शामी को एक बड़ा झटका मिला है। आपको बता दें कि अमरोहा के रहने वाले टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी को कोलकाता हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि शमी अपनी पत्नी हसीन जहां को हर महीने 4 लाख रुपए गुजारा भत्ता के तौर पर देंगी और कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक यह रकम पत्नी और बेटी के भरण पोषण के लिए निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि शमी की बेटी भी अपनी मां हसीन जहां के साथ ही रहती है। हसीन जहां ने कोर्ट में अपने और बेटी के
भरण पोषण को लेकर ये याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर में तेज बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। आपको बता दें कि ताज़ा मामला ललितपुर जनपद के विकास खंड बाढ़ क्षेत्र के चंदावली गांव अंतर्गत दूनातर मंदिर के पास नदी पर बनाए जा रहे घाट का है, जो कि पहले ही बारिश में ढह गया। जिला पंचायत द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। पहली ही बारिश में एक निर्माण कार्य की सच्चाई सामने आ चुकी है, जो मानकों की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही है और इशारा कर रही है कि ठेकेदार और जूनियर इंजीनियरों की मिली भगत और घटिया निर्माण का जीता जागता ये उदाहरण है। बिना सरिया और बिना बालू के डस्ट और थोड़ी सीमेंट में बनाया गया ये घाट इसलिए घटिया सामग्री इस्तेमाल करने से बह चुका है। घाट इस मंदिर पर लगने वाले संक्रांति मेले को देखते हुए स्नान करने वाले के लिए यह घाट का निर्माण किया गया था, लेकिन जब यह पहली बारिश में ही ढह गया तो लोगों को इसका फायदा आखिर कैसे मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पुलिस और डबल मर्डर केस में फरार आरोपी के बीच एक मुठभेड़ सामने आई है। आपको बता दें कि आरोपी के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है, जहां आरोपी का पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। कुशीनगर में तमकुही राज थाना क्षेत्र अंतर्गत परसौना में एक बाघ ने युवक और किशोरी के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटके मिले हैं। आपको बता दें कि घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। ये बाघ में शव लटकने की घटना ने गांव में सनसनी फैला दी है। सुबह गांव के ही एक बगीचे में 2 शव लटके देखकर गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मृतकों की पहचान 15 वर्षीय आशु कुशवाहा और 19 वर्षीय राहुल निषाद के रूप में की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक के पैंट पर खून का निशान है, वहीं युवती के सिर पर भी चोट के निशान मिले हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस अब लगातार एनकाउंटर करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को लखनऊ पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश को गिरफ्तार किया है और लखनऊ पुलिस से गोली के करीब 30 मुकदमों में वांछित चल रहे 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश अनुभव शुक्ला उर्फ राजा के पैर में गोली लगी है। वहीं लखीमपुर खीरी का रहने वाला ये बताया जा रहा है। मेरठ में बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के एनसीआर मेडिकल कॉलेज में सीबीआई ने छापेमारी की है। सीबीआई ने मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने वाले एमसीआई पैनल के 3 डॉक्टर्स को लाखों रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसके बाद देश के कई मेडिकल कॉलेजों और उनके मालिकानों पर सीबीआई की रेड हुई है। मेडिकल कॉलेजों के अलावा डॉक्टर सरोजनी के घर पर भी सीबीआई एजेंसी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की है। महोबा में 1000 किलोमीटर दंडवत यात्रा हुई है। आपको बता दें कि आज के आधुनिक युग में जहां किसी भी दिशा और किसी भी स्थान तक
पहुंचने के लिए आसानी से साधन उपलब्ध हो चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से करीब 1000 किलोमीटर की दंड यात्रा कर एक भक्त मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा है। इस भक्त की कहें या फिर कुछ और, भक्त जो जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है उसका जोश भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पीलीभीत की, जहां पर एक बाघिन के दहशत में मजबूर ग्रामीण सुबह सुबह अपने काम पर चले जाते हैं। बाघिन का डर इतना ज़्यादा हो चुका है कि ग्रामीण दोपहर के समय घर से बाहर नहीं निकलते हैं। सुबह युवक पेपर देने के लिए जा रहा था, तभी बाघिन ने युवक पर हमला कर दिया, लेकिन उनका भाग्य अच्छा था जो वह बाल बाल बच गया। जिस समय बाघिन ने जंप लगाई तो करीब 6 इंच ऊपर उनके ऊपर बाघिन निकल गई और बाघिन का दहशत इस समय पूरी पीलीभीत में देखा जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।